हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डी कोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पीयूष सिंह, मैं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एग्जाम में स्टूडेंट्स को जितना कंफ्यूज करता है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं। लास्ट टाइम प्रिपरेशन की बात करें, अगर थोड़े दिन रह गए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत जरूरी है जो डायरेक्ट स्कोरिंग में आपकी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को देखते हुए। तो हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन की, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके स्पॉटिंग एरर्स। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज स्पॉटिंग एरर्स की। एरर्स के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, किन चीजों की आपको जरूरत है ध्यान रखने की, किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं आप, इन सारी चीजों पर करेंगे आज हम बात। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, लास्ट टाइम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। इसके आगे आपको ऑफ कोर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक बहुत लंबी सीरीज की हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बने रहिएगा हमारे साथ। अभी स्पॉटिंग एरर्स को करने की कुछ अप्रोच की बात करते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते हुए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑफ कोर्स ये मैं लगभग हर तरह के टॉपिक्स में इंक्लूड करता हूं इसको। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट गेट नर्वस। नर्वस होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकंड देख लीजिए, रिलाई ऑन योर नॉलेज। जो कुछ आपने पढ़ा है, जितनी प्रिपरेशन आपने की है एग्जाम की, उसके ऊपर भरोसा रखिए, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डोंट वरी अबाउट अननोन रूल्स ऑफ ग्रामर। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें कुछ ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं होता। अगर कभी पढ़ी हुई चीजें आपके सामने नहीं आती हैं तो उनको लेकर के आपको नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होइएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अप्रोच सही है ना, तो हर बार नॉलेज ही काम नहीं आती, कई बार स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एलिमिनेशंस, ऑप्शंस को देखते हुए ये भी आपके बड़ा काम आता है। हालांकि स्पॉटिंग एरर्स में एलिमिनेशन ऑप्शंस के थ्रू बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चलिए करते हैं डिस्कशन, कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। पहला देखिए, ऑप्शंस कांट हेल्प यू इन दीज क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स ऑप्शंस आपकी हेल्प यहाँ पर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। करना क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दिया होगा, उसको कई सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, पूछते हैं बताइए कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। अभी सेंटेंस में सारे के सारे पार्ट सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं वो ऑप्शंस, तो ऑप्शंस ज्यादा हेल्प तो आपकी नहीं करते हैं। लेकिन अब ये चीज तो आप ये जानोगे, हम लोग ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व तभी करते हैं, मतलब ऑप्शंस पे पहले तभी जाते हैं सॉल्व करने से पहले, जब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है ना। तो आपके पास यही इंपॉर्टेंट चीज है। स्पॉटिंग एरर को करने के लिए आपके पास पहले एक अप्रोच होनी चाहिए, देन उसके बाद में ही आपको ऑप्शंस पे जाना है। आदत ही इसी चीज की डाल लीजिए, बहुत आसान होता है स्पॉटिंग एरर, बिलीव करिए। हम लोग कुछ ऐसी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके इस पोर्शन को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, डोंट मेक हेस्ट इन मार्किंग योर आंसर। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी कर जाना, तो जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों लिखा ये पॉइंट जानते हैं, क्योंकि इतने दिन के अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं ना, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को एक गलती करते हुए। उन्होंने क्या किया, सेंटेंस का पहला पार्ट पढ़ा, उनको लग रहा है इसमें कोई गलती है, उन्होंने बाकी पार्ट आगे का पढ़ा ही नहीं और सीधे अपना आंसर टिक कर दिया। तो जल्दीबाजी मत करिएगा। कई बार सेंटेंस में आपको लगता है कि गलतियां एक से ज्यादा तरीके से करेक्ट हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बेसिक एग्जाम्पल की बात करूं, एक सब्जेक्ट आपको दिया गया, उसके साथ में एक वर्ब दे दी गई, ठीक है ना। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, जनरली सिंटैक्स के क्वेश्चंस में आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दे दिया जाए, वर्ब प्लूरल दे दी जाए, तो हम किसमें चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज कर देंगे या वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। कहां पर क्या चेंजेस होने चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करिएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट सिर्फ इसलिए लिखा है आपको एक पॉइंट क्लियर करने के लिए। जल्दीबाजी में आता हुआ क्वेश्चंस गलत करके मत चले आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ईच सेंटेंस मस्ट हैव एन एरर। हर सेंटेंस में गलती होगी ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
सो बी रेडी टू आंसर नो एरर। तो नो एरर का आंसर टिक करने के लिए भी तैयार रहिए। बट सबसे मुश्किल होता है नो एरर वाला आंसर टिक करना, क्योंकि वो आंसर आप तभी टिक कर पाएंगे जब आपने बाकी सारी चीजों को जस्टिफाई कर दिया हो। ठीक है ना, ये मत करिएगा कि निकाल ही के मानेंगे एरर हम। ठीक है ना, हो सकता है सेंटेंस में कोई एरर ना हो, लेकिन वो तब जब बाकी सारी चीजें सेंटेंस में आप जस्टिफाई कर चुके हो कि सब कुछ सही दिया हुआ है। तब देखते हैं कैसे करना है आंसर, करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कशन। बट पॉइंट्स जो बोल रहा हूं यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अक्सर जो गलतियां करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। गलती आप वो मत करके आइएगा, क्योंकि नहीं आए क्वेश्चन, गलती से आपका गलत हो जाए वो इश्यूज नहीं होता, लेकिन जब आता हुआ क्वेश्चन गलत कराते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है। वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। हाँ, डोंट वेस्ट योर आंसर इन ट्रांसलेटिंग अ सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, और आपसे एग्जाम में अब ट्रांसलेशंस पूछे भी नहीं जाते। बट हम लोग क्या करते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं, सेंटेंस का ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जानते हैं आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इतनी भी खराब नहीं है कि आप सेंटेंस का मीनिंग ना निकाल पाओ। तो आपको मीनिंग निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें गलती ढूंढना। और कई बार हम ये करते हैं कि सेंटेंस गलत भी लिखा होता है ना, तो हम उसका मीनिंग सही निकाल लेते हैं। और अगर आपने मीनिंग सही निकाल लिया ना, तो आप सोचो उसमें आप गलती कैसे ढूंढ पाओगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्रांसलेशन ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें कि वो सेंटेंस कह क्या रहा है। ठीक है ना, करेंगे अभी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे आगे, तो आपको पॉइंट एक एक करके आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लान एंड अप्रोच हाउ यू विल अटेम्प्ट एन एरर क्वेश्चन। आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच का मतलब क्या है वो आगे बताया गया है। देखिए, लेट्स फाइंड द बेस्ट अप्रोच। एक अप्रोच डिफाइन करते हैं। स्पॉटिंग एरर को क्वेश्चन करने के लिए जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है ना, उनके ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट एरियाज टू वर्क फॉर स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जनरली किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे कवर करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इंटरजेक्शंस के क्वेश्चंस नहीं जनरली आते हैं, बट उनकी जगह आर्टिकल्स पूछ लिया जाता है, तो फिर एक पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिंटैक्स है, टाइम एंड टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल के क्वेश्चंस। सुपर फ्लॉज, क्या है सुपर फ्लॉज आगे पढ़ेंगे हम लोग। अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेना, वो आ जाता है सुपर फ्लॉज में। इमेजिनरी या कंडीशनल सेंटेंसेस, और अगर इनके बारे में चीजें आपको ज्यादा नहीं भी पता हो ना, सुपर फ्लॉज या इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, हम लोगों ने जब शुरुआत की थी अपने इस चैनल की, तो स्टार्टिंग में ही जब मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे वीडियोस कुछ बनाए हैं, जिनमें टॉप 10 रूल्स भी मैंने दिए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जरूर जाके वो वीडियो वॉच करिएगा। इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस आपको उसमें भी मिलेगा। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस, वॉइस, स्पीच या नरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्पॉटिंग एरर में लगभग रिपीटिशन में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये एरियाज के। अब एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की होती है ना, जनरली जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है, जब उनको पता होता है कि ये सिंटैक्स की एक्सरसाइज है, या जब उनको पता है कि ये टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज है, या ये प्रोनाउन की एक्सरसाइज है, या एडजेक्टिव की है, तब उनको जनरली एरर्स के क्वेश्चंस में एरर्स मिलती हैं। गलतियां साफ समझ में आती है, क्योंकि उनको पता है एरर्स का क्वेश्चन ये एडजेक्टिव से है, तो इसमें एडजेक्टिव पे ही उनका ध्यान रहता है, तो वो गलतियां उनको मिल जाती हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मिसलेनियस एक्सरसाइजेस वो करने बैठते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि एरर का क्वेश्चन ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है। एक तो टॉपिक्स इतने सारे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आप देख लो, 7-7, 8-8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं आपके। आर्टिकल को इंक्लूड कर लें ऑफकोर्स, अगर है ना, इंटरजेक्शन को हटा दें तो सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, नॉन फाइनाइट वर्ब, सुपर फ्लॉज, ये जितने पार्ट्स लिखे हुए ऑलरेडी इतने सारे हो गए एरियाज, उनमें भी हर एक एरियाज के अलग अलग रूल्स। तो इतने सारे रूल्स को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आप खुद देखोगे कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिपीटिशन में होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इन पे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वन बाय वन अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे टैकल करना है। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे मिक्स एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। मिसलिनियस एक्सरसाइज को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है। चलिए, स्टूडेंट्स जनरली डोंट फेस प्रॉब्लम इफ दे कुड गेस द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक पता है कि एडजेक्टिव से क्वेश्चन है तो आसान हो जाता है।
लेकिन अगर उनको नहीं पता हो टॉपिक क्या है तो फिर एरर के क्वेश्चंस को वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी दो वेज हैं. देयर आर एक्चुअली टू वेज टू फाइंड द एरर इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में गलती फाइंड करने के सिर्फ दो तरीके. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं और एक्चुअल में यही तरीका आपके काम भी आने वाला है. देखिए, मैं हमेशा कभी भी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल चीजों की बात नहीं करता. ठीक है ना, कि आप बुक्स को ये पढ़ लो, डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फायदा उनसे भी मिलता है, लेकिन वो इमेजिनरी कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. एक्चुअल प्रैक्टिकल बेसिक नॉलेज की बात अगर करें ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऐसी चीजें जो वर्केबल हैं, जो आपका काम आपके हेल्प करने वाली, उनकी अगर बात करें तो केवल दो तरीके हैं जहां से आपको हेल्प मिलने वाली है. कौन कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहला, फाइंड अ कीवर्ड विच कैन गेट यू टू द टॉपिक फ्रॉम विच द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. देखिए, समझिएगा ध्यान से. एक कीवर्ड ढूंढ लीजिए. जैसे आप सेंटेंस पढ़ो ना, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं. क्लियर? जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका मतलब जैसे ये देखिए, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम. अगर ये फ्रेज आपको कभी सेंटेंस में दिखता है ना, तो कंफर्म हो जाता है. कुछ ऐसे वर्ड जिनको देख के आप कंफर्म कर सको कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है. जैसे इट इज हाई टाइम दिखा ना, तो ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन बनता है. सेकंड देखिए, हैजंट ही, ये एक एग्जाम्पल लिया गया. एग्जैक्ट यही नहीं, इसी तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे. और ऐसे वर्ड जब मिलते हैं तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बनता है. वन के साथ वंस प्रोनाउन का क्वेश्चन, बोथ के साथ एज वेल एज दे देते हैं, एरर का क्वेश्चन बनता है. फ्यूचर का सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ईच, एवरी, आइदर और, नाइदर नॉर, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हुए. ये एग्जाम्पल्स मैंने लिए. अगर आप एक ऐसा वर्ड डिनोट कर लो, पहचानना शुरू कर दो कि आपको वो वर्ड दिखा, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छा इस टॉपिक से, इसमें ये रूल बनता है, इन चीजों के. और ये वर्ड्स आपको याद तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे. जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद देखोगे बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो रिपीटिशन में है और लगभग पैटर्न एक जैसा है. ठीक है ना? तो एक काम ये शुरू कर दीजिए. इसीलिए जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता हूं ना, तब रूल्स को पढ़ने की बजाय उनके अप्रोच को सीखिए कि कब ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा तो ऐसा आंसर टिक करेंगे. रटना नहीं है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया, इसको रट लिया आपने. रटने वाली अप्रोच कुछ क्वेश्चंस में आपकी हेल्प कर सकती है, हर जगह नहीं. तो अप्रोच अपनी डेवलप करना शुरू करिए. कीवर्ड्स को पहचानिए कि लेस्ट अगर वर्ड सेंटेंस में आपको कहीं दिखता है तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि. क्लियर? ऑलरेडी निगेटिव है. हार्डली दिख जाए, नेगेटिव है. अब लेस्ट दिखा तो उसके साथ शुड आता है, पेयर में आ जाता है. हार्डली आता है तो उसके साथ नॉट दे देते हैं, या इन्वर्जन का उसमें केस बनता है. वो एडवर्ब का पार्ट है, हम लोग डिस्कस एडवर्ब में उसको डिटेल में कर लेंगे. नेगेटिव वर्ड्स के साथ नॉट वाला केस दे देते हैं. तो ऐसी चीजों को अगर आप कीवर्ड के फॉर्म में गेस कर लेते हैं ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं एरर के क्वेश्चंस करना. तो पहली अप्रोच के दो वेज बताए थे ना, उनमें पहला यही कि आप एक कीवर्ड फाइंड करिए. दूसरा, try to relate all the words in a sentence to see the function of a word. हर सेंटेंस में जब भी आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलती है ना, पूरा सेंटेंस पढ़िए, उसमें एक एक वर्ड को जस्टिफाई करते चलिए कि हर वर्ड अपना काम प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं. अब उसमें एक अप्रोच अपनी खुद की डिफाइन करिए. अगर एरर के क्वेश्चन करें ना, तो शुरुआत वर्ब से ही करिए. वर्ब एक ऐसा पोर्शन है जो सेंटेंस में हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा. वर्ब का मतलब देखिए, लिखा भी हुआ है, ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब, और वर्ब के आगे लिखा है टेंस ऑफ वॉइस. जैसे ही वर्ब मिलेगी ना, आपको टेंस अलग से नहीं गेस करना पड़ेगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आएगा सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का. जैसे ही वर्ब गेस किया आपने, तुरंत देख लीजिए उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सेंटेंस का पोर्शन कवर हो जाएगा. सब्जेक्ट जब मिलेगा तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. नाउन है तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी से रिलेटेड उसके आर्टिकल देख लीजिए. अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आना चाहिए, दे देते हैं लगा के. अगर वो नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन नाउन के हिसाब से आना चाहिए. अभी नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है. देन अगर उसमें कोई एडजेक्टिव आया है, कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत बेसिक से हैं, जैसे फार्दर, फर्दर के केस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो ये कीवर्ड्स हो जाएगा. होल, ऑल के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं एडजेक्टिव में, ये आ जाएगा. काउंटेबल है, मैनी और मच का केस, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ये क्वेश्चन बन सकते हैं. लिटिल और फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये क्वेश्चंस बनते हैं. ओल्डर, एल्डर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एडजेक्टिव में कीवर्ड की तरह से आप याद कर सकते हो. तो एडजेक्टिव को चेक कर लीजिए. उनकी एडजेक्टिव है तो डिग्रीज, कंपैरेटिव है कि पॉजिटिव है कि सुपरलेटिव डिग्री है,
और कंपैरिजन सेम चीजों में होना चाहिए। सेम चीजों का मतलब हाइट को हाइट से, वेट को वेट से, ये बेसिक चीजें। सारी चीजें एक ही सेंटेंस में नहीं मिलेंगी, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। बट अगर आप अपनी एक अप्रोच डिफाइन कर लेना कि शुरुआत मुझे वर्ब से करनी है, फिर टेंस को गेस करना है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है, तो आपके लिए चीजें डिफाइन करना आसान हो जाएगा। और जब आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो चीजें फिर आपके हैबिट में आ जाती है, वो आपको अलग से कुछ नया नहीं करवाती। अपने आप सेंटेंस आप देखते हो, आपको अप्रोच पता होती है, जल्दी और आसानी से एरर आप ढूंढ सकते हैं। कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के साथ अच्छी बात ये है, कुछ वर्ड के साथ कुछ प्रपोजिशन है फिक्स है। देखिए लिखा भी है फिक्स्ड या ओमिशन। फिक्स का मतलब जैसे लुक के साथ एट आपने पढ़ा है, लिसन के साथ टू पढ़ा है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ आ जाता है, कीन के साथ ऑन आ जाता है। ओमिशन का मतलब कुछ वर्ड जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं आते। डिस्कस के साथ अबाउट दे देते हैं, एंटर के साथ इनटू दे देते हैं, तो एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो प्रपोजिशन में जनरली ये चीज है। और अगर सारी चीजें सही प्रॉपरली अच्छा अपना काम कर रही हैं, तो लास्ट दिया हुआ है नो एरर, तो हम नो एरर का आंसर टिक करते हैं। नेक्स्ट जैसे देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल ही मैंने लिए हैं। एक्यूज के साथ ऑफ, अफ्रेड के साथ भी ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम, गुड एट, इनडिफरेंट के साथ टू। डू रिमेंबर डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, इनडिफरेंट के साथ टू आ जाता है, इल के साथ विद आता है, सफर के साथ फ्रॉम आ जाता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ही डिनाइड, डिनाई मतलब होता है मना करना, दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स। अब देखिए डिनाई का मतलब ऑलरेडी मना करना होता है, ठीक है ना, उसके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आपने डिनाई पकड़ा ना, तो डिनाई को पकड़ते ही दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला, सेंटेंस में नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक, क्योंकि डिनाई ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो पहला नॉट नहीं आएगा। दूसरा, अगर डिनाई ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस का सेंस पहले से ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चीजें बिल्कुल क्लियर रखिएगा। सेकंड देख लीजिए, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक। अभी रिटर्न आया ना, तो उसके साथ आपको एक चीज जरूर चेक करनी है। रिटर्न, रिप्लाई, रिवर्ट, रिट्रीट, इन सभी के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सुपर फ्लॉज का क्वेश्चन बनता है। अननेसेसरी वर्ड को इस्तेमाल कर लेना, दिस इज सुपर फ्लॉज। तो रिटर्न के साथ जो बैक लगा है ना, वो ग्रामेटिकली एरर है। जब आप पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा ये भी एक एरर का क्वेश्चन बनता है। तब अगली बार जब आपके सामने वो क्वेश्चन आता है ना, तो चीजें याद आती हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए, पहली बार शुरुआत जीरो से होती है, दूसरी बार शुरुआत एक्सपीरियंस से होती है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें सामने आएंगी ही नहीं। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है ही आपके लिए। देखिए, हैड यू बीन अ नाइस पर्सन, अभी ये सेंटेंस कंडीशनल, हैड यू बीन अ नाइस पर्सन आई वुड हेल्प यू इन रिटर्न। अभी यहाँ पे एरर क्या है, अगर कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है ना, तो दो तीन चीजें ही चेक करनी है। क्या, हैड से सेंटेंस शुरू हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए बी की थर्ड फॉर्म बिन ऑलरेडी दी है, और इसके बाद जब वुड वाला सेंटेंस आता है ना, अगर पहले वाले पार्ट में हैड आया है, तो सेकंड वाले पार्ट में भी वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक। तो इसमें जो एरर दिख रही है वो सामने दिख रही है कि आई वुड हेल्प नहीं, आई वुड हैव हेल्प्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब देखो, अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ भी आपको नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। प्लस अनलेस एक कंडीशन भी बता रहा है, और कंडीशन वाला सेंटेंस जब आता है ना, तो वो फ्यूचर वाला जो सेंटेंस बनता है उसको प्रेजेंट में चेंज करते हैं। तो अनलेस ही विल नॉट नहीं होगा, अनलेस ही नॉट हटाना पड़ेगा और अंडरस्टैंड में एस लगा देंगे। तो क्या एरर बनी, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट। क्लियर, विल हटेगा, नॉट भी हटेगा, और अंडरस्टैंड प्रेजेंट में जाएगा तो उसमें एस लग जाएगा। तो अनलेस जब भी दिखे ना, तो दो चीजें चेक करिए। पहला, ये कंडीशन है, यानी फ्यूचर का सेंटेंस देंगे तो प्रेजेंट में बनाएंगे, और अगर अनलेस या अंटिल आ गया है तो वो पहले से नेगेटिव है, उसके साथ नॉट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। देख रहे हैं, क्लियरली मिल रहा आंसर। अभी एक और क्वेश्चन देखिए, ही हैज टेकन। अब हैज टेकन मिला, यानी टेंस दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 years अगो। अभी देखिए कीवर्ड 3 years अगो, यानी बात होनी चाहिए पास्ट की, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं हो सकता, यानी हैज और टेकन दोनों को हटाकर टेक की सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, ही टुक चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। क्लियर,
ध्यान से रिलेट कर लिए, छोटे छोटे एरर्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कीवर्ड है कि पास्ट की बात कर रहे हैं और टेंस प्रेजेंट दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, ठीक है ना। देखते ही सेंटेंस में एरर आप पहचानना शुरू कर दोगे अगर अपनी अप्रोच आपने खुद की डेवलप कर ली तो। नेक्स्ट देखिए, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इजंट इट। अब ये इजंट इट जो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस मिलना बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हो इनको। सिंपल सी चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, टेंस सेंटेंस का और क्वेश्चन टैग का सेम, यानी यहाँ पे विल लगा है ना तो क्वेश्चन टैग में भी विल आएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो विल में नॉट लगाएंगे, और शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, डू नॉट अलग अलग नहीं, डोंट, डज नॉट नहीं, डजंट, विल नॉट नहीं, वोंट, ठीक। और जो सब्जेक्ट सेंटेंस में वही सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में। तो इसका क्वेश्चन टैग अगर हम बनाएंगे ना, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, क्वेश्चन टैग बनेगा वोंट यू। तो देखिए इजंट इट जो दिया हुआ है वो एरर है, वोंट यू यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, द नंबर ऑफ बुक्स। अभी द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आता है ना वो प्लूरल होता है, क्योंकि द नंबर मतलब बात एक बड़ी संख्या की करता है, और बुक्स प्लूरल होगा। इन आवर लाइब्रेरी, अभी बुक्स बहुत सारी हैं लेकिन उन सभी को रिप्रेजेंट जब एक नंबर से करते हैं द नंबर, तो यहाँ पर जो वर्ब आती है वो होती है सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज डिक्रीजिंग, बुक्स प्लूरल दिया हुआ है, वर्ब सिंगुलर आ गई है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो एरर। क्लियर, छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान रख पाओगे तो। आइदर ही और आई, अभी देखिए दो सब्जेक्ट को जब आइदर और से जोड़ा जाता है तो वर्ब जो आती है, जो यहाँ पर आर लिखा हुआ है ना, वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, यानी आर के जो सब्जेक्ट पास में लिखा होगा। और आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा आर के साथ लिखा है आई, और आई के साथ आर नहीं आता, आई के साथ एम आता है। सो द करेक्ट आंसर इज एम रॉन्ग, आइदर ही और आई एम रॉन्ग, ठीक। लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। अभी यहां पर जो एक पेयर की बात की गई है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और के साथ भी एक पेयर की बात होती है। देखिए अभी आइदर और दिखाना था तो हमने दो चीजें चेक करनी है। पहला, आइदर और के बाद सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। मतलब अगर आइदर के बाद सब्जेक्ट आया है ना तो और के बाद भी सब्जेक्ट, आइदर के बाद वर्ब आई है तो और के बाद वर्ब, आइदर के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो और के बाद भी ऑब्जेक्ट, आइदर के बाद अगर आप प्रपोजिशन लगाकर इन्फिनेटिव बना रहे हो या प्रपोजिशन ही यूज कर रहे हैं तो और के बाद भी प्रपोजिशन ही लगाइएगा, ठीक है ना, जैसा कि नेक्स्ट पार्ट में हुआ है। लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। अब अगर मैं आपसे पूछता ना कि आइदर ही और आई, इसके पहले वाले सेंटेंस में जरा देखिए यहाँ पर चॉइस किन चीजों में है, तो आप क्लियरली बता देते ही और आई में। तो आइदर के साथ ही आया और के साथ आई आ गया। सेकंड की बात करें लैटिन में, तो लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। चॉइस देखिए जरा किस में दी गई है, और आई एम श्योर आप गेस कर पाओगे, हार्ड टू राइट इसमें नहीं है चॉइस, टू राइट और टू रीड में चॉइस है। तो ये जो हार्ड दिया हुआ है ना यहाँ पर, इसको उठाकर नॉट ओनली के पहले ले जाइए, नॉट ओनली के साथ टू राइट आएगा तभी बट ऑल्सो के साथ भी टू रीड आ सकता है। और अगर आपने नॉट ओनली के बाद हार्ड लगा दिया ना, हार्ड टू राइट, तो बट ऑल्सो के बाद भी हार्ड लगाना पड़ेगा। तो लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो हार्ड टू रीड, या फिर हार्ड चूंकि दोनों में कॉमन है तो दो बार नहीं लिखते उसको, हार्ड को उठा के पहले ले जाइए। लैटिन इज हार्ड नॉट ओनली टू राइट बट ऑल्सो टू रीड, ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों के साथ दो केसेस। अभी देखो प्रैक्टिस की बात हो गई ना, प्रैक्टिस जब करोगे तो ये ध्यान रखना आइदर और आएगा तो दो ही चीजें चेक करनी है। पहला, इन दोनों के बाद सेम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दोनों के बाद सब्जेक्ट, दोनों के बाद ऑब्जेक्ट, दोनों के बाद वर्ब, दोनों के बाद एडजेक्टिव। या फिर जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो जो वर्ब आएगी ना वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। ये दो एरर आपको ध्यान रखनी है स्पेशली, अब ये कीवर्ड ही है ये। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी पढ़ा भी था, बोथ के साथ एज वेल एज दे देना बहुत कॉमन एरर है ये।
जबकि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, बोथ के साथ एंड आता है। अगर आप बोथ लगा रहे हो तो एज वेल एज को हटाकर एंड करिए, और अगर आप एज वेल एज लगाना चाह रहे हैं तो बोथ को ही हटा दीजिए। बट अगर बोथ लगाएंगे तो दो सब्जेक्ट की बात होगी, आगे देखिए वर्ब प्लूरल दी हुई है, यानी बात दो की हो रही। और अगर एज वेल एज से बनाते तो जो वर्ब आती ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी ही के हिसाब से आती, ठीक है ना। और ही के हिसाब से अगर आएगी तो फिर आगे इज होना चाहिए था। तो मतलब यहाँ आर दिया है, मतलब बात दो की कर रहे हैं, तो एज वेल एज को हटाकर बोथ के साथ हम करेंगे एंड। क्लियर। छोटे मोटे एरर्स के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। ठीक, अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल इसीलिए लिए ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी सी अप्रोच आपको समझ में आए। अभी कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स। फोकस ऑन द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपको हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चंस रिपीटिशन में दिखाई ना पड़े, 100% दिखेंगे। एक एक टॉपिक में आने लगते हैं क्वेश्चन रिपीटिशन में, ठीक है ना। एडजेक्टिव उठाओगे ना तो उसमें 2-3-4 बार क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन के, ठीक। एडवर्ब उठाओगे तो 2-3-4 बार पोजीशन के, कौन सा एडवर्ब निगेटिव है, पॉजिटिव है, कहां लगना चाहिए, बहुत चीजें रिपीटिशन में आती हैं। तो फोकस ऑन द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वंस यू प्रैक्टिस यू विल सून गेट टू फाइंड, आपको जल्दी पता चल जाएगा दैट सम क्वेश्चंस आर एक्चुअली रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, कुछ तो बहुत ही ज्यादा बार। अपने आप आपको अप्रोच मिलने लगे, और जब आपको मिलने लगेगी ना तो आपको खुद ध्यान जाएगा उन्हीं इंपॉर्टेंट रूल्स पे जब आप एरर्स के क्वेश्चंस को देखोगे। आपके एरर्स को क्वेश्चंस को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटिशन में है, बार बार बहुत बार पूछे गए हैं, टॉप 100 रूल्स, टॉप 50 रूल्स, जितने भी मैक्सिमम रूल्स पॉसिबल होंगे हम लोग खुद यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे। एक सीरीज, एक मैराथन क्लास चलाएंगे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी उससे लास्ट टाइम प्रिपरेशन में, ठीक है ना। बस हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो जरूर वॉच करते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे ही कोई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फ्री है और आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियोस अपने ऑफलाइन के लिए अगर आप अपने यूट्यूब पर डाउनलोड करना चाहें तो, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। टू डील विद ग्रामर, अब देखिए यहाँ पर छोटी सी चीज ध्यान रखना, ग्रामर से अगर डील करना है ना आपको तो ट्राई टू इम्प्रूव योर ग्रेस्पिंग पावर। अभी ग्रेस्पिंग पावर का मतलब क्या है वो नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। Here to improve your grasping power का मतलब है to improve your understanding of rules। रूल्स को देखो कितने रूल्स आप रटोगे। Do remember, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स इन ग्रामर, बहुत सारे रूल्स हैं, और अगर उसमें एक्सेप्शंस भी इंक्लूड कर लिए जाए ना तो वो और बढ़ जाती है लिमिट हमारी। तो कितने रूल्स याद करोगे, उनके कितने एक्सेप्शंस याद करेंगे। आसान क्या है, डोंट जस्ट मग अप द रूल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट इम्प्लीमेंटेशन। देखिए रूल इसलिए बनाए गए ताकि हमारी हेल्प हो सके। हम लोगों ने उनकी इतनी टेंशन ले ली है ना कि वो हमें और कंफ्यूज करने लगे। तो अपनी अप्रोच डिफाइन करिए क्वेश्चंस को या रूल्स को अगर बात करें तो समझना शुरू करिए। कैसे, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। अभी आपको इतने सारे रूल यहाँ पर दिख रहे होंगे, अब मैं आपको केवल रटाऊं कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, सम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, तो कितने रूल आखिर रटोगे आप। तो उसका आसान सा तरीका क्या है ना, एक अप्रोच, कितने सारे रूल आप एक साथ सीख सकते हो। देखिए ईच ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, मैनी ऑफ, एवरी ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, सभी में ऑफ कॉमन दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ पर ऑफ को इंपॉर्टेंट वर्ड समझिएगा। ऑफ का मतलब अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूं तो आप बताओगे ऑफ का मतलब होता है का की के, बुक ऑफ राम, राम की किताब। लेकिन ऑफ का एक मतलब और भी होता है, और ऑफ का मतलब होता है में से। क्लियर। चॉइस जब आप बताते हैं ना, जैसे आपके पास 10 पेन हो, उनमें से मुझे एक पेन चाहिए, तो मैं बोलूंगा 1 ऑफ 10 पेन्स। तो ऑफ यहां पर चॉइस भी बताता है। एक ऑफ का मतलब काकी के पोजीशन बताता है, दूसरा ऑफ का मतलब होता है चॉइस या सिलेक्शन में काम आता है हमारे, ठीक है ना। अभी ध्यान से समझना, अगर मुझे चॉइस लेनी है तो मैं चॉइस एक में से लूंगा या एक से ज्यादा में से। अंडरस्टूड है ना। अगर चॉइस लेनी है तो ऑप्शंस तो एक से ज्यादा होने चाहिए ना, तभी तो उनमें से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ईच ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, मैनी ऑफ, इन सब में चॉइस दिखाई गई है। और अगर चॉइस लेनी है ना तो नाउन तो प्लूरल ही होना चाहिए। अगर मेरा एक ही दोस्त होता तो मैं उसमें से एक की बात कभी नहीं कर सकता था।
तो अगर मेरे पास दोस्त एक से ज्यादा होंगे तभी उनमें से बात कर पाऊंगा। तो ईच ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, मैनी ऑफ, जब भी कभी ऑफ देके चॉइस बताएंगे ना, याद रखिएगा जिसमें से भी चॉइस लोगे वो नाउन प्लूरल ही होना चाहिए। तो आई एम श्योर फ्रेंड और फ्रेंड्स दोनों में से क्या होना चाहिए ये तो कंफर्म है। सभी में ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स, सब में फ्रेंड्स ही होगा। फ्रेंड वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड, एक एरर यहां बन गया। दूसरा एरर कि आगे जो वर्ब आएगी अभी वो इज आएगी कि आर आएगी। अभी पहला समझो, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे हैं, उनमें से ईच का मतलब होता है हर एक, हर एक। तो अगर मेरे फ्रेंड्स में से हर एक की बात करेंगे तो पहले में इज आएगा। सेकंड समझाइए, दोस्तों में से सम, सम मतलब कुछ, कुछ मतलब एक से ज्यादा, आर आएगा। थर्ड में फ्रेंड्स में से एक, एक मतलब इज आएगा। फोर्थ देख लीजिए, फ्रेंड्स और उनमें से मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे, आर आ जाएगा। एवरी को ईच का सिनोनिम मानिएगा, ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है हर एक, तो फ्रेंड्स में से हर एक इज आएगा। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, अभी मोस्ट का मतलब मैनी हो गया, बहुत सारे, तो फ्रेंड्स में से बहुत सारे, आर हो गया। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल वन, तो इज हो जाएगा। एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, अभी यहां दो चीजें ध्यान रखो, पहला फ्रेंड्स में सिर्फ सबकी बात कर रहे हैं तो आर तो कंफर्म है, ठीक है ना, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर। लेकिन दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप ऑल की बात कर रहे हो तो क्या आप चॉइस ले भी रहे हो? नहीं ना, तो आप चाहो तो यहां से ऑफ को ही हटा सकते हैं। जब सब आ गए तो चॉइस ही कहां रही, और जब चॉइस नहीं तो ऑफ की जरूरत ही नहीं। तो आप पहला गलत नहीं है, देखिए ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन दिल्ली सही है, लेकिन अच्छा रहता कि इस सेंटेंस में आप ऑफ भी नहीं लगाते, सबकी बात कर रहे हैं तो चॉइस ही नहीं लेनी। तो अगर हम यहां से ऑफ हटा ही दें तो भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन दिल्ली या फिर ऑल माई फ्रेंड्स आर इन दिल्ली, बोथ आर करेक्ट। देख लीजिए, अब कोई भी चीज में से रटने वाली नहीं है। ऑफ दिखे तो चॉइस है, और चॉइस कभी भी एक में से नहीं ले सकते, एक से ज्यादा होने चाहिए, तो प्लूरल। उनमें से कितने की बात कर रहे हैं, एक की, बहुत की, टू भी होते, थ्री भी होते तो प्लूरल हो जाता, ठीक है ना। तो अप्रोच डिफाइन करिए, रूल को हर बार रटा नहीं जाता, कुछ रूल समझने के लिए रखिए, कुछ रूल याद करने के लिए। जैसे आइदर के साथ और ही आएगा, नादर के साथ नॉर ही आएगा, वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और वो भी जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाती है। जो एक्चुअल में याद करने वाली चीज है, देखिए मैं बहुत कम चीजें स्टूडेंट से ऐसा बोलता हूं कि आप इन चीजों को याद करो, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी चाहिए। जैसे वर्ब के फॉर्म्स, है ना, रेगुलर वर्ब की फॉर्म कोई इश्यूज नहीं है, जैसे यूज की फॉर्म यूज्ड आप बना सकते हो, अरेस्ट की अरेस्टेड, ओपन की ओपन, क्लोज की क्लोज्ड, स्विच की स्विच्ड हो जाती है। लेकिन कुछ वर्ब, राइट रोट रिटन, कट कट कट, रन रैन रन, ये फॉर्म इररेगुलर वर्ब की फॉर्म, जिनके तीनों फॉर्म चेंज हो जाते हैं, कभी कभी दो फॉर्म चेंज होते हैं, तीनों सेम रहते हैं, इन वर्ब को आपको याद करना चाहिए। तो याद करने वाली चीजें इंग्लिश में हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं। रूल्स की जहां तक बात है उनको समझने की आदत डालिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? आगे चल, क्रिएट योर ओन वे ऑफ डिफाइनिंग थिंग्स, अपना खुद का एक तरीका डेवलप कर लीजिए चीजों को डिफाइन करने का, रूल्स को समझने का। बिल्कुल जरूरी नहीं कि जैसा रूल बुक में दिया हो वैसा ही आप रटो। जैसे बुक्स को आप उठाओगे ना तो आपको मिलेगा अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब प्लूरल आती है। अभी या तो आप इसको रटो या फिर इसको एक अप्रोच समझ लो, सिंपल सी। जानते हैं अ नंबर ऑफ इज अ सिनोनिम ऑफ मैनी। अ नंबर ऑफ मैनी का सिनोनिम होता है। अब सोचिए, अगर ये मैनी का सिनोनिम है ना तो अ नंबर ऑफ का मतलब तो हो गया बहुत सारे। अब अगर बहुत सारे हैं तो इसका मतलब नाउन और वर्ब प्लूरल ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन होगा, आर ही तो आना चाहिए, बहुत सारे की बात कर रहे हैं। अब रूल हटा दीजिए, आप अ नंबर ऑफ को याद कर लीजिए, मैनी का सिनोनिम होता है। अच्छी बात क्या रहेगी जानते हैं, कि अगर आप आज के बाद जब भी कभी मैनी को इस्तेमाल करने वाले हो ना तो उसकी जगह अ नंबर ऑफ की आदत डाल लीजिए। मैनी तो आपने बहुत इस्तेमाल किया, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसकी जगह अगर आप अ नंबर ऑफ की आदत डालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, चीजें प्रैक्टिस में आ गई तो रटनी नहीं पड़ेंगी अपने आप, ठीक है ना। सेकंड देख लीजिए, द नंबर ऑफ, अभी डिफाइन भी किया था एक क्वेश्चन इसका हम लोगों ने,
द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक डिफाइन किया जा रहा है चीजों को एक नंबर में। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज 40। इस क्लास में स्टूडेंट्स की जो संख्या है ना वो 40 है। तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उन सबको डिफाइन एक नंबर में कर रहे हैं ना, तो द नंबर ऑफ एक नंबर में डिफाइन करता है चीजों को, इसीलिए वर्ब तो सिंगुलर आती है, लेकिन उसमें चूंकि चीजें तो बहुत सारी होती हैं इसलिए नाउन प्लूरल आता है। तो चीजों की थोड़ी सी अप्रोच बनाइए। अभी नेक्स्ट के साथ है मैनी ए या एन का। मैनी या एन के साथ नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर दे देते हैं। अब देखिए मैनी होता तो प्लूरल होता, लेकिन ए और एन लगा दिए गए ना, तो याद रखिएगा मैनी आ को आप सिनोनिम ही मान लो, वो ईच का सिनोनिम मान लीजिए। तो अगर मैनी आ को आप ईच का सिनोनिम याद रख पाओगे ना तो अपने आप याद रहेगा। ईच का मतलब हर एक सिंगुलर होता है, तो नाउन सिंगुलर आ जाएगी, वर्ब सिंगुलर। तो अपना खुद का एक क्रिएट कर लो आप डिफाइन करने का ना तरीका। आ नंबर ऑफ को मैनी का सिनोनिम हो गया, मैनी ए या एन को ईच का सिनोनिम मान लीजिए। तो जब आप खुद की अप्रोच डिफाइन करोगे ना, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, आसान हो जाएंगी आपके लिए चीजें याद रखना। क्लियर? ट्राई टू लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर विद एन एग्जाम्पल। अभी देखिए बहुत अच्छा पॉइंट दिया ये। समटाइम्स रूल्स या एग्जाम्पल्स कैन बी अ ग्रेटर हेल्प इन रिमेम्बरिंग द एक्चुअल रूल। कभी कभी होता क्या है, जब भी रूल याद करिए ना तो उसका एग्जाम्पल साथ में जरूर याद रखिए। कई बार होता है कि अगर रूल मान लो स्किप भी हो जाए आपसे, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो रूल याद रहे। और सच बता रहा हूं, कई बार रूल का याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बल्कि एग्जाम्पल को याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक डिफरेंस आता है, जो हम लोग एडवर्ब पढ़ते हैं ना, तो मैं ये स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ। वेरी और मच। मच एक आता है बहुत ज्यादा के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के लिए आता है। तो वेरी का मतलब भी होता है बहुत, और मच का मतलब भी होता है बहुत। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। मच का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, टॉलर, बेटर, स्मार्टर, इजियर। वेरी का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी। मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अभी ये रूल आप भले हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अगर आप इस पे बेस्ड एक सेंटेंस देख लो ना, ही इज वेरी बेटर, ये आपको सुनने में ही अजीब लग रहा होगा। ही इज वेरी बेटर नहीं होता, ही इज मच बेटर होता है। एंड ही इज मच गुड दे दें तो ये गलत होता है, ही इज वेरी गुड हो जाता है। तो वेरी गुड और मच बेटर देख लो आप, दोनों को याद रखना एग्जाम्पल से ज्यादा आसान है। तो मच बेटर अगर आपको याद रहा तो याद आ जाएगा कि मच के साथ बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री आती है, और वेरी गुड याद रहा तो वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री। तो कई बार एग्जाम्पल्स ज्यादा आसान होते हैं याद रखना कंपैरिजन अगर आप उनका करो एक्चुअल रूल से। तो रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू याद रखिए। कई बार एग्जाम्पल आपकी हेल्प कर देंगे रूल को याद रखने में, कई बार रूल आपकी हेल्प कर देंगे एग्जाम्पल को जस्टिफाई करने में, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी सी अप्रोच हैं जो आपकी हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जामिनेशन में। एरर्स को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देखोगे कि जो चीजें मैंने बताई हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी हो रही हैं, ठीक है ना। अप्रोच तो आपको ऑफकोर्स अपनी खुद डिफाइन करनी ही है। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी सेक्शन को। अभी जो एरर्स के मैंने बात की है आपसे, करेंगे इनके ऊपर हम लोग कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज। मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे आपके एग्जाम से पहले जरूर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस जरूर करते चलिए। जितने रूल मैंने बताए उनकी प्रैक्टिस करिए, जो अप्रोच बताई है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स बने रहिएगा हमारे साथ हर तरह से। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जिनको भी आपको लगता है एग्जामिनेशन में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, अदर वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो भी आप चेक करना चाहें, देखना चाहें, वॉच करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। बने रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो डिस्कस करना चाहें जरूर कर दीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने इसी सेक्शन को और ज्यादा हेल्पफुल तरीके से आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए।